आज का टॉपिक हमारा ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी फोर्स से है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जी का मान किसने प्रतिपादित किया, जी की वैल्यू, जी का मात्रक और ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल करने वाले इन 3 फॉर्मूलों के बेस पे। पहले तो देखेंगे इन 3 फॉर्मूलों में से सही कौन सा होगा, ठीक है, और कैसे फॉर्मूले आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सारा एनसीईआरटी बेस होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम गुरुत्वाकर्षण। यदि इसका संधि विच्छेद करें, गुरुत्व यानी कि पृथ्वी, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन यानी कि पृथ्वी जब किसी एक फोर्स से किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसके क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय त्वरण, है ना। गुरुत्वीय बल क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर त्वरण के साथ, एक समान त्वरण के साथ आती है या पृथ्वी से खींचती है, तो उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। तो बल की डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन किसने दी, न्यूटन साहब ने। आपने देखा होगा न्यूटन साहब जब एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं तो एक सेब गिरता है ऊपर से और कहते हैं कि ये किस कारण या कौन सा फोर्स है जिसके कारण ये नीचे ही आया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ये नियम कैसे लागू होता है। जैसा कि आप जानते हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्शन करती है। तो ये क्या था, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था। जैसे ये हमारी अर्थ है और इसकी रेडियस है आर ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हो गया मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। यदि इसी अर्थ के सरफेस पर कोई एम अदर ऑब्जेक्ट रखा है एम मास का, तब उसके लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है न्यूटन साहब ने जो दिया वो इस प्रकार होगा कि जो इनके बीच लगने वाला बल होगा इस अर्थ के और अर्थ के सरफेस पर रखे ऑब्जेक्ट के दोनों आपस में, जैसे हम हो गए, हम बैठे और अर्थ हो गया, हमारे बीच में भी एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो ये जो एफ होगा वो क्या होगा, इस रेडियस यानी कि अर्थ ऑफ मास और मास ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो फोर्स होगा रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि इन दोनों नियमों को मिला दिया जाए यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ई और एम के यानी कि अर्थ ऑफ मास और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रेडियस और अर्थ ऑफ रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा दोनों के। यदि हम इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर जी लगता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये न्यूटन का सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अदर केस में यदि ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है, दो ऑब्जेक्ट हो गए, या अदर प्लैनेट हो गया, तो अब क्या होगा, जो एफ होगा वो अर्थ के मास और इस मून के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेंट्रल से ली जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तब दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, एफ बराबर जी एम ई एम अपॉन डी स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। डी को हम आर भी लेते हैं यहाँ पर, इस डी की जगह क्या ले सकते हैं हम, आर यानी कि रेडियस। रेडियस यानी कि इसकी डिस्टेंस दोनों बीच की, इसके अर्थ और मून के बीच की। अब थोड़ा स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस देख लेते हैं। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये चेंज होती रहती है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू है कैपिटल जी की। ये कितनी होती है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और जी है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, ये बदलती रहती है, ठीक है। और जबकि जी क्या होती है, पूरे ब्रह्मांड में समान कंटिन्यूस एक जैसी रहती है, कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि ये वैसे भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती। जैसे कि आपको पता ही है एफ क्या है, फोर्स यानी कि फोर्स का मात्रक न्यूटन। जी का मात्रक निकालना है हमने, m1 मास, तो इसके लिए भी केजी, m2 ये भी केजी में, और रेडियस ये किस में होगी, मीटर में, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब जी का जो है मात्रक यानी कि यूनिट कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो केजी है उसके बटे में केजी स्क्वायर। ये किसकी किसकी यूनिट आ जाएगी, कैपिटल जी की। ये भी काफ़ी बार पूछी गई है, तो जी की वैल्यू और जी का यूनिट इंपॉर्टेंट है। और जो जी की वैल्यू है ना, इसका प्रतिपादन यानी कि इसको फाइंड किया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश वही है जिसने हाइड्रोजन की खोज की थी। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट। पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, कारण है किसका, गुरुत्वीय त्वरण का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है, या सत्य है। देखो ए दिया इसने, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों में जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 केजी वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल इतने न्यूटन है। इसको कैसे निकालोगे आप, जो भी एफ बराबर पढ़ा आपने जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें 1 मीटर आर स्क्वायर हो जाएगा, टू जी यहाँ रखेंगे 4, और 4 गुणा हो जाएगा जी की वैल्यू का, जी की वैल्यू 6.67,
तो इसे 4 गुना कर देंगे हम, 6 चौक 24, 24 वाला ऑप्शन, यानी कि 24 से ज़्यादा है तो 26.3 न्यूटन आएगी, सही है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी क्या बोला है, बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही बात है। फिर नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनकी बीच की दूरी के आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब ये गलत बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा था, कौन सा कथन असत्य है। यानी कि आप इस फॉर्मूले से लगा सकते थी, आर को आधा कर दिया जाए r/2, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना आएगा 4, और 4 ऊपर जाएगा तो बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो है डी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। क्या नहीं होता, 4 केवल 2, प्रत्येक और हर एक, तो आंसर क्या है इसका, प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर हम हो या पृथ्वी होगी सरफेस पर, सबके बीच में बल मौजूद है। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, भार, यानी कि एक वेट महसूस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है, किस पर लागू होता है, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, यानी कि वस्तु कोई सी भी हो, पृथ्वी वस्तु, उस पर कुछ रखी वस्तु हो, पृथ्वी और सूर्य हो, पृथ्वी और चंद्रमा हो, सूर्य और ग्रह हो, सबके बीच में लागू होता है। F बराबर G/m/d², यानी कि फॉर्मूला है, सूत्र में G को क्या कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान के बराबर होता है, क्योंकि तो पूरे ब्रह्मांड में ही बराबर होता है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी दो वस्तुओं के जिनके द्रव्यमान 2 kg और 2 kg हैं के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, अभी सोल्व किया था पीछे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल प्रयोगशाला में मान्य है, ये गलत है, ये तो पूरे यूनिवर्स में मान्य है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही बात है, निकला था ना F बराबर व्युत्क्रमानुपाती d², तो इसमें केवल आंसर क्या जाएगा आपका, सी, तो गलत क्या है इसमें, सी वाला ऑप्शन। दो कणों के बीच की, दो पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। F बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल d², यानी कि यदि ये बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, यानी कि दूरी तो सेम रहनी है, इस m को भी आधा करना है, इस m को भी आधा करना है, तो m/2 का मतलब m/4, तो ये बल किधर चला जाएगा, डिवाइड में 4, तो कितना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, क्या चीज़ संबंधित नहीं है इससे, वह बल जो हमें पृथ्वी पर बांधे रखता है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये भी गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो करता है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये तो गलती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होता है। नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F कितना हो जाता है, यदि देखो, यदि दूरी 6 गुना, यानी कि दूरी बढ़ा देंगे तो बल कम हो जाएगा, तो यानी कि 6 के बराबर तो नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, और जब दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा तो बल भी नहीं बढ़ेगा, ये भी बढ़ के आ रहा है, तो कम कितना हो रहा है, 1/36, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि अभी यहाँ 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा 1 के बटे में, तो बल कितना हो जाएगा, 1/36 गुना। नेक्स्ट हमारा, दो निकाय, दो ऑब्जेक्ट के बीच आकर्षण बल 1/9 F है, तो इन दोनों निकायों के बीच की दूरी क्या होगी, आपको पता है कि यदि दूरी बढ़ाएंगे तो बल कम हो जाएगा, 1/9 है तो कम हो रहा है, यानी कि दूरी बढ़ानी पड़ेगी, शून्य भी नहीं रख सकते, बराबर भी नहीं रख सकते, 2 गुनी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 गुनी करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 1/4 न्यूटन आएगा। यदि 3 गुनी कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 F/9, यानी कि 1/9, तो 3 गुनी करनी पड़ेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, तो ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से एक कमजोर बल है, गुरुत्वाकर्षण बल आपका कमजोर बल होता है क्योंकि एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो इसलिए कमजोर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान 6.67 10⁻11, अब देखो मात्रक से निकालना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², तो ये यहीं से आंसर निकल जाएगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता, किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, उनके द्रव्यमानों के योग पर, क्योंकि द्रव्यमानों का होता है उसमें गुणनफल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो, यदि दूरी 2 गुनी कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो बल घट जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 के गुणन में कम हो जाएगा, मल्टीपल में कम हो जाएगा। ठीक है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन आएगा, देखो, द्रव्यमान दोनों में से एक का बढ़ाना है, तो F तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 और M2 के, एक को कांस्टेंट रखा, एक का बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, 2,
तो 2 गुना ही हो जाएगा बल भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो ये था आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।